बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पोप फ्रांसिस जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर हैं, होलिनेस पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया। उस सिलसिले में आज मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से और सिंध के लोगों की तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ग्लोबली उनका दुख बांटने यहाँ तक आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कार्डिनल जोसेफ कूट्स का, बिशप मारियो का, कि उन्होंने इधर ये आज में बुलाया। और पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी पिछले 13 सालों से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में आजकल जो माहौलियाती रिस्क्स हैं उनके लिए जो अपना किरदार अदा किया है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रहलत से एक दिन पहले उन्होंने जो अपनी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो जंग और हथियार हैं उनको बंद किया जाए। दुनिया एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन से आज उनसे जुदा हो गया, एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन। और इस दुख में सारे रिलीजियस फेथ्स वाले अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के साथ बराबर के शरीक हैं। सिंध सूबा हमेशा एक इंक्लूसिव, हर मज़हब, हर ज़ात, हर किस्म के लोगों के साथ एक हारमनी वाला सूबा है। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सिंध के लोग इस दुख में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल है कोई you want to say a few words? Cardinal? Me or did they have questions? No. They will have many questions. We'll have questions on other things. So you at request you just also do a prayer. Prayer just to say a few words. एक मिनट प्रेयर दुआ करा लें सब, ताकि दुआ में शरीक हो जाए। आज हम छोटी सी दुआ खुदा के हुज़ूर में पेश करते हैं। हम खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाएं और उनसे इल्तिजा करें। ऐ मेहरबान और रहीम खुदा, तू जो हमारे खालिक और मालिक है, हमें ज़िंदा करने वाले और आखिर में हमारा हिसाब लेना तू ही करता है। हम फरोतनी के साथ अपने सरों को झुकाते हैं और ख़ास कर तेरे नेक बंदे पोप फ्रांसिस के कामों को और ज़िंदगी को देखते हुए हम शर्मिंदा होते हैं कि इस दुनिया में हम क्या कुछ करते हैं। अब तक हमने नहीं सीखा कि हम कैसे यकदिल होकर इस खूबसूरत दुनिया में रह सकते हैं। पोप फ्रांसिस की हमेशा यही पैगाम, यही काम होता था कि हर जगह जहाँ भी जंग या लड़ाई या कोई भी टेंशन होता था, वो हमेशा अपनी आवाज़ तेरे हुज़ूर उठाया करते थे। रहीम खुदा, खा वो फ़लस्तीन हो, सूडान हो, म्यांमार के बारे में, यूक्रेन के बारे में, हमें ये सिखा दे कि हम भी हमेशा इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, क्योंकि तू नहीं चाहता कि इंसान दुख और तकलीफ़ और मुसीबत में ज़िंदगी गुजारे, बल्कि यकदिल होकर हम तेरे ही पाक नाम को इज़्ज़त दें और तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक चले। इस मकसद के लिए हम ये दुआ तेरे हुज़ूर पेश करते हैं, मसीह यसू के वसीले से, आमीन। कनाल
ऐसे नहीं करो. हाँ, उसके अलावा अब मुकला बरादरी जो एहतजाज में बैठी हुई है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुज़ाकरात हमसे करेगी वफाकी हुकूमत, हम करेंगे. सिंध हुकूमत में बेइत्मीदी का इज़हार भी उन्होंने किया है. तो आप क्या कहें? मैं आपने जो दूसरा आपका सवाल है उनकी बेएतमादी का जो इजहार किया है, मैं उन पे एतमाद करता हूँ, इसलिए कि वो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. तो जो भी इस, और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने अगर ऐसे कहा है तो वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने तो सबसे पहल की है, इसमें स्पीयर हेड है, पीपल्स पार्टी ने की है, बाकी बाद में आए सारे. और ये आप, मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन शायद कन्वे नहीं कर सका हूँ. मैंने सारा चेक किया, आप लोग सारे भी चेक कर लें, चाहे वो कोई अपोजिशन की जमातें हों, चाहे जो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, वो मैं सबको वेलकम करता हूँ. मैं किसी की, इसीलिए किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जी उनके खिलाफ. इन सब ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काम शुरू किया था अपना तैयारी या कुछ करना, और सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था. सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया, और वो एकनिक में रुका हुआ है. लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा. इसलिए एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है. इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है. तो मैं वकीलों का बहुत एहतराम करते हुए ये कहूँगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि वकील बरादरी जो है उनकी पहले भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए कंट्रीब्यूशन रही है, और हम उस सबको अप्रिशिएट करते हैं. हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं. सिर्फ एक उनसे दरख्वास्त ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से, और देखें ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाएं कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ. जुलाई में थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी काम नहीं हुआ था. मतलब कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ. तो ये कौन थे? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था. हम इस पे स्ट्रगल, और जब अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब जी पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है. और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, वो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर. इसलिए फिर हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं. तो इसलिए जलसे जुलूस कर रहे हैं. मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैं ख़त्म कर लूँ, एक दरख्वास्त है, हम साथ हैं इस पूरे. हम ये नहीं कहता कि हम आगे हैं, चलें भाई, हम आपके पीछे हैं. जो भी आप सब, जिस चीज़ में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ. ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है. मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, अपोजिशन ने कम हर किस्म की. लेकिन मैंने आज तक यही कहा है, सिर्फ एक चीज़ से गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं. प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे. और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया. लेकिन इस बात पे मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया. और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म. हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए. ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके हैं. तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों, चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें. इसलिए कि अच्छी बात है ना, वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है. लेकिन जो लोगों को तकलीफ़ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें. एहतजाज के कई तरीके होते हैं. आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना
کہ آپ نے اگر 700-800 لوگ ہوں یا 1000 ہوں یا 50,000 لوگ ہوں, مطلب مجھے نہیں گنتی ونتی میں نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے گنتی کروں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں یا کتنے نہیں ہیں. یا 10-15 لوگ اگر M9 کو بند کر دیں اور حکومت سندھ کچھ نہ کرے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال کے معاملے پہ سب ساتھ رہیں, اکٹھے رہیں. ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے. جو تکالیف ہو رہی ہیں, میں نے ادھر دیکھا ہے, جو میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں, ایمبولینسز کو روکا گیا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ مویشی ہیں جو شدید تکلیف میں ہیں, ان کے مالکان شدید تکلیف میں ہیں. تو برائے مہربانی احتجاج اپنا جاری رکھیں. ہم آپ کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف میں نہ لائیں. احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, روڈ سے آپ ہٹ کے سائڈ روڈ کھلا رکھیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنے بھی لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ پہ ہوتے ہیں نا تو ہم شاید کم گنتے ہیں, جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں یا کروڑوں لوگ جمع ہیں, وہ سب آپ بھی رپورٹ کریں گے. لیکن روڈ بند کرنے سے آپ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں, اگر آپ میرے سے گارنٹی کسی قسم کی بھی لینا چاہتے ہیں کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے, پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی. صاحب آپ نے اتنا ذکر کیا کہ وفاق کی حکومت اس طرح پورے پاکستان میں سب لوگ بند ہیں, بس ٹرانسپورٹیشن بند ہے. وفاق کی حکومت کی سنجیدگی کہاں ہے کہ وزیر اعظم لاہور کے وزیر اعظم ہے, وفاق کی حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے, کسی سطح پر رابطہ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, آج سے کچھ دنوں پہلے, 3 دن پہلے غالباً, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا. اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے, جو میں نے سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ انگیج کریں. ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. شرجیل انعام میمن صاحب نے جو پارٹی لیڈرشپ اور سب صلاح مشورے کے بعد کہا جی ہم اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں. اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. تو وہ انگیجمنٹ انہوں نے کی تو ہے. اچھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی مجھے بتا دے کہ اگست کے بعد, جولائی اگست میں جو کیا وہ کام بھی نہیں ہوا ہے. میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کام میں کچھ تھوڑا سا مٹی ادھر ادھر کر دی ہے, مطلب 0.00001% کام جو ہوا ہے وہ بھی آج سے 10 مہینے پہلے. اس کے علاوہ جب کام نہیں ہوا تو یہ تو سندھ حکومت ہے نا. ادھر جو لوگ شروع ہوئے, آپ پہلے نکال کے دیکھ لیں, نومبر میں پہلا بیان آیا تھا کسی کا, پھر دسمبر, پھر جنوری, پھر وکلا بھی آ گئے. میں سب کو ویلکم کر رہا ہوں. میں تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی میرا کاز ہے نا, یعنی سندھ کے لوگوں کا کاز ہے, تو میں کیوں ناراض ہوں گا. لیکن ایک چیز اور ذرا دیکھ لیں, میں اگین یہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. بہت غور سے دیکھیں, اگر ہم فیل ہو گئے ہو نا, میں نے بہت پہلے کہا تھا بھائی اگر ہم فیل ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھیں کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو پھر تو ہم بھی کال دیں گے. ہم بھی سیاسی جماعت ہیں, ہر قسم کے احتجاج جانتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کیا, ہم نے ڈکٹیٹرس کے خلاف کیا, ہم آگے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہو نا, لیکن آپ ایک چیز جو کہ بنی نہیں رہی, ہاں پلانز ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں یار, پلان تو ہے, پلان کوئی بھی بنا سکتا ہے. وہ روکی ہوئی ہے, ہم نے اپروول نہیں ہونے دیا. اس کے باوجود اگر آپ اس نہج پہ باتوں کو لے آئیں گے, جیسے میں نے کہا نا, احتجاج ضرور کریں, روڈ بلاک کریں, لوگوں کو تکلیف ہو, تو کوئی اور فیکٹرز پلے ان کر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. اگین میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے. اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت, انہیں جلد ایکشن لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3, آج جہاں تک مجھے پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب ٹرکی جا رہے ہیں, یا چلے گئے ہیں, روانہ ہو گئے ترکیہ. یہ مجھے پتہ ہے کہ کل شاید واپس آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ کے لوگوں کی, ایون اپر رائپیرین میں, لوور اپر رائپیرین, یہ سندھ پنجاب کا جھگڑا نہیں ہے, لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے. یہ اپر لوور رائپیرین کا تو میرے اپنی شاخ پہ جس پہ میں ہوں ادھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں, اس آپ کو پتہ ہے. لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے. ایون انگریزوں نے
जब अपर राइपेरियन ने स्कीम्स बनानी चाहिए तो लोअर राइपेरियन के एतराज़ पे अंग्रेज़ों ने स्कीम्स, जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था इस मुल्क पे, इस खत्ते में, उन्होंने नहीं अलाउ किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, सबको पता है। मतलब मैं जवाब दे देता हूँ। आप क्यों इतना गोल घुमा घुमा के क्यों कर रहे हैं यार? मैं सीधा जवाब देता हूँ, आपको पहले भी दिया है। सबसे पहले आपने एनएफसी की बात की। एनएफसी के ऊपर मैंने कई बार और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स में भी कहा है, और कल मुझे एक ख़त मिला जो 19 अप्रैल को है ना, ये नहीं पुराना, 19 अप्रैल को एक ख़त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हेड करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन को, उन्होंने ख़त भेजा है। 1 साल और कितने 2 महीने हो गए तकरीबन हुकूमत को आए हुए, यानी 14 महीने बाद ख़त भेजा है कि सिंध अपना नुमाइंदा, इसलिए एनएफसी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और एक प्राइवेट मेंबर नॉमिनेट करती है सूबाई हुकूमत, वो मेंबर होता है। तो आप अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करें 14 महीने बाद। कल मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि ये ख़त आया है मेरे पास, कल मुझे मिला है, और इंशाल्लाह आज तक या लेटेस्ट कल तक हम अपने नुमाइंदे सलाह मशवरे के बाद हम अपना नुमाइंदा उसमें इंशाल्लाह दे देंगे, ताकि तो ये सीरियसनेस और मैं इस पे हम एतराज़ करते रहे। दूसरा मैंने आपको कहा, देखें फूड सिक्योरिटी का इशू है मुल्क में, हम काश्तकारों के बहुत इश्यूज़ है। इस साल जो गंदम के साथ हो रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल दोबारा हो रहा है, हम सब उससे मैंने कल टेलीविज़न पे एक पंजाब के फार्मर्स एसोसिएशन थी, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, एक बुज़ुर्ग शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो बहुत, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बहुत नाराज़ थे कि जी पिछले साल हमने तो गंदम ख़रीदी थी, हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज़ लेके ख़रीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं ख़रीदी, इस साल भी नहीं ख़रीदी, स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि उस बुज़ुर्ग शख्स ने, जो फार्मर थे, ज़रूर कुछ नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अगले साल फार्मर्स कोई गंदम काश्त करेंगे तो उनकी भूल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खपत के लिए गंदम काश्त करेंगे, नहीं तो हम किसी और फसल पे चले जाएंगे अगर मुझे इतना नुकसान होगा। तो ये आंखें सबको खुलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हमने करना क्या चाहिए, मैं इसका हल भी बताता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक चीज़ कह के बात, इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। अगर हम 30 मन से 50 नहीं जो इंडिया कर रहा है, बीच में आ जाते हैं, 40 मन कर लें अगले 1-2 साल में मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा। हमने नए सीड्स देखने होंगे, हमने अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, लेज़र लेवलिंग करनी होगी ताकि पानी की खपत, पानी पूरी तरीके से जाए। 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल ज़मीन आबाद कर ली तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर जिस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, ज़मीन ज़्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना, क्या हुआ है हमें, इन चीज़ों पे हम काम करें कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो टाइमिंग चेंज हो रही है, इस पे आए, सब साथ मिलकर काम करें। जहाँ तक रेगिस्तान को आबाद करने की बात है, बहुत बातें करते हैं लोग,
کرتے ہیں हिंदुस्तान ने इंदिरा कनाल कर दिया. मैं आप सबसे कहता हूँ, इंटरनेट है, सब पता चल जाता है. आप सिर्फ वो होती है ना ये जो ChatGPT, उसमें लिख लें कि what has been the financial या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा कनाल जो उन्होंने बनाया इन इंडिया, वो आपको पूरा कीजिए. हाँ, हुआ तो है, ज़मीन भी ज़्यादा आबादी होगी तो सही ना, पानी ले जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली लॉस है. हाँ, सोशल सेक्टर में हुआ है, वहाँ पे भी ज़मींदारों को, लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए अपर राइपेरियन को मिल जाता है, लोअर राइपेरियन को मिलता है. हम इस टाइप की चीज़ें करते क्यों हैं? पानी का जहाँ तक मसला है, 1945 में उस वक्त सिंध पंजाब एग्रीमेंट जो हुई थी, सिंध पंजाब अपर लोअर राइपेरियन, ये सिंपल बात है, जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर जितना पानी इंडस में था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट के अंदर सक्कर बराज का तो जिक्र है, इसलिए कि वो बनी हुई थी 45 में, 1932 में बन गई थी. गुलाम मोहम्मद यानी कोठरी बराज बनी नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र है उसमें, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी. इसी तरीके से गुड्डू बराज बनी नहीं थी, उसकी भी एलोकेशन है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी. इसी तरीके से पंजाब की बहुत सारी नहरें हैं जो उन्होंने कहा था कि जी जितना पानी मौजूद है ये सब काम हो सकता है, और उन्होंने एलोकेट कर दिया. मज़ीद एरिया को कास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बेहतर करनी होंगी. आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपके पास पानी मौजूद है. इस वक्त आपके पास पानी मौजूद नहीं है एडिशनल नहरों के लिए. बहुत सिंपल बात है, जिसको चाहें हम बता दें. तो आपने जो बात की ना फलाना, यार सबको ये हम मतलब ये कुल हम कह रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे. अच्छा, काम तो नहीं कर रहे हैं ना. हाँ, वापस नहीं लिया अभी तक, इंशाल्लाह वापस भी लेंगे. ठीक है जी, आखिरी सवाल कर ले, बहुत हो गया. मैं इधर आया था पोप फ्रांसिस की कंडोलेंस के लिए. क्या मैं आपको जवाब देता हूँ. मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको, इसलिए कि ज़रूरी बात है. देखें, हमने थ्रू अ कम्पिटिटिव प्रोसेस एक सर्च कमेटी के थ्रू चेयरपर्सन्स जो थे बोर्ड्स के वो किए, और जो टॉप रैंक्ड बंदा था उसमें एक रिटायर्ड 22 ग्रेड का अफसर, 22 ग्रेड तक जाने के लिए ज़रूर, और फेडरल सर्विसेज का अफसर जो कई इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका था, उसने ऑप्ट किया, उसने अप्लाई किया, और उसको मेरिट पे, इसलिए कि मेरिट में इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, सेलेक्ट किया गया. अनफॉर्चुनेटली उससे पूछा भी गया था जब वो इंटरव्यू पे भी आया, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता. तो ये एक हमारे लिए तकलीफ हुई. हम इस पर देख रहे हैं कोई फ़िलहाल स्टैंड बाय अरेंजमेंट करें, लेकिन सिंसेरिटी हुकूमत सिंध की, इससे आप जाहिर कर सकते हैं कि एक सर्च कमेटी में, और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कोई बता दे जो भी हमने किया था, सब मेरिट के अंदर हमने चेयरपर्सन, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये. लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि उसने ज्वाइन नहीं किया, और हम कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट उसके करने के लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो. बस ख़त्म हो गया. कार्डिनल से सवाल किए, कार्डिनल से मैसेज टू दी क्रिश्चियन कम्युनिटी. बस किसी की भी वफात, हाँ वो लीडर हो, आम शख्स हो, वो मर जाना तो नॉर्मल चीज़ है. तो ये मतलब है कोई इस सेंस में ये कोई ट्रेजिडी वगैरह नहीं हुई है. ये बस ज़माने की बात है. 88 साल के थे, और ये जो उनकी बीमारी थी फेफड़ों की, ये तो बहुत सालों का है, लेकिन पोप फ्रांसिस चलता रहा. अभी भी डॉक्टर ने कहा 2 महीने के लिए अब फुल रेस्ट करें, लेकिन वो कह रहे नहीं, ईस्टर की भी आ रही है, मैंने भी कोई पैगाम देना है. वो चलता गया, आखिरकार खुदा ने अपना काम कर दिया. तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ ये कोई ऐसे नहीं, कोई ट्रेजिडी नहीं है. अब जो चर्च का प्रोसीजर के मुताबिक नया पोप को हमने चुनना है, तो उनके मतलब जब ये सारे रसूमात हो जाएंगे दफनाने का, उसके बाद जो तमाम दुनिया के कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल साहिबान तकरीबन 135 हैं इस वक्त, वही पोप नए पोप को चुनेंगे.
तो वो इनके ये सारे जैसे मैंने कहा ये रस्मात हो जाएंगे शायद अगले हफ्ते तक। अब तक डेट नहीं दिया उन्होंने हमें। हम मतलब है मैं भी कार्डिनल हूँ तो मुझे भी रोम जाना पड़ेगा और फिर हम वोट डालेंगे किसको इन 135 में से हम पोप बनने के लिए वोट डालेंगे। ये प्रोसीजर। बहुत शुक्रिया।